सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। आगामी संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशेष हल प्रश्न। प्रश्न 1। सूखी बर्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ठोस रूप है जो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को संपीड़ित और ठंडा करके बनाया जाता है। 2। सूखी बर्फ का प्रयोग त्वचा और आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। 3। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI तथा संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA जैसे नियामक निकाय खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में सूखी बर्फ के सुरक्षित संचालन के संबंध में चेतावनी और दिशा निर्देश जारी करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A. केवल 1 और 3, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 2, D. 1, 2 और 3। सही उत्तर D. 1, 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसका उपयोग आमतौर पर आइसक्रीम, जमे हुए डेजर्ट आदि जैसे खाद्य उत्पादों के लिए शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। लेकिन अगर इसका ठीक से उपयोग ना किया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। प्रश्न 2। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जिसे प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग समय गणना प्रणाली के अनुसार समय प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टॉवर पर स्थित घड़ी समय निर्धारण में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में कार्य कर रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर A. केवल 1। उत्तर व्याख्या सहित। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में उज्जैन में वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जिसे प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग समय गणना प्रणाली के अनुसार समय प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम दोनों को इंगित करता है। घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक समय की गणना करती है और 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टॉवर पर स्थित घड़ी समय निर्धारण में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। घड़ी न केवल समय दिखाती है बल्कि ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। प्रश्न 3। मेलानोक्लामिस द्रौपदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। इसकी खोज केरल और तमिलनाडु के तटों पर हुई थी। 2। ये एक छोटा कशेरुकी प्राणी है जिसकी अधिकतम लंबाई 70 मिलीमीटर तक होती है। 3। मेलानोक्लामिस द्रौपदी का प्रजनन चक्र सितंबर माह में होता देखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A. केवल 1, 2 और 3, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 2, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर व्याख्या सहित। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर रूबी लाल धब्बे वाले हेड शील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मेलानोक्लामिस द्रौपदी नाम दिया गया है। इसके रूपात्मक लक्षणों में छोटा, कुंद, चिकनी पृष्ठीय सतह वाला बेलनाकार शरीर और 2 पृष्ठीय ढाल, पूर्वकाल मस्तक और पश्च ढाल शामिल हैं। ये एक छोटा अकशेरुकी प्राणी है जिसकी अधिकतम लंबाई 7 मिलीमीटर तक होती है और ये भूरे काले रंग का होता है और इसके पिछले सिरे पर एक प्रमुख रूबी लाल धब्बा होता है। मेलानोक्लामिस द्रौपदी का प्रजनन चक्र नवंबर और जनवरी के महीनों के बीच होता देखा गया है। इस समूह की प्रजातियां आमतौर पर इंडो पैसिफिक महासागरीय क्षेत्र के समशीतोष्ण क्षेत्रों में वितरित की जाती हैं, लेकिन
3 प्रजातियां वास्तव में उष्णकटिबंधीय वितरित हैं। थाईलैंड की खाड़ी से मेलानोक्लामिस पैपिलाटा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से मेलानोक्लामिस बेंगालेंसिस और वर्तमान प्रजातियां। प्रश्न 4, उल्लास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस पहल का उद्देश्य साक्षरता अंतराल को समाप्त करना तथा 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के बीच आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। 2. सभी के लिए शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए उल्लास पहल को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-2029 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर डी. ना तो 1 ना ही 2। उत्तर व्याख्या सहित। उल्लास समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने को समझना। पहल का उद्देश्य साक्षरता अंतराल को समाप्त करना तथा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के बीच आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता, वित्तीय जागरूकता और आवश्यक जीवन कौशल पर भी जोर देता है। भारत सरकार ने सभी के लिए शिक्षा, जिसे पहले वयस्क शिक्षा कहा जाता था, के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए उल्लास पहल को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय शिक्षा समागम ABSS के तहत है। प्रश्न 5, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. इंग्लैंड, सी. न्यूजीलैंड, डी. श्रीलंका। सही उत्तर डी. श्रीलंका। उत्तर व्याख्या सहित। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 के 9वें संस्करण का आयोजन पुणे, भारत में किया गया। इसका आयोजन 16 से 29 नवंबर 2023 तक किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया गया। प्रश्न 6, डेरियन गैप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये रूस और साइबेरिया की सीमा पर घने जंगल और पहाड़ों का क्षेत्र है। 2. ये पैन यूरोपियन हाईवे के पूरा होने में एक बड़ी बाधा है। 3. ये रूस में शरण चाहने वाले प्रवासियों के लिए एक पसंदीदा मार्ग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 2, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर व्याख्या सहित। डेरियन गैप उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा के बीच स्थित है। डेरियन गैप पैन अमेरिकन हाईवे की निरंतरता को बाधित करता है, जो उत्तर और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली सड़क प्रणाली है। अपनी चुनौतियों के बावजूद डेरियन गैप वैश्विक मानव प्रवास का एक प्रमुख मार्ग बन गया है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण चाहने वाले व्यक्तियों के लिए। प्रश्न 7, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित 16वां वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगा? 1. उन करों जो संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के तहत जिन करों से प्राप्त निवल राजस्व का बंटवारा राज्यों के साथ किया जाना है। 2. राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत देय सहायता अनुदान के लिए सिद्धांत। कूट। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर सी. 1 और 2 दोनों। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. उत्तर प्रदेश, डी. गुजरात। सही उत्तर डी. गुजरात। उत्तर व्याख्या सहित। गुजरात राज्य को 100% हर घर जल घोषित किया गया है। भारत में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने 100 दिनों के अभियान की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य कोई भी छूटा नहीं है। इसका लक्ष्य हर घर को उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। प्रश्न 9, आर्थिक नीतियों के संबंध में प्रयुक्त वाक्यांश बिडेनोमिक्स का अर्थ है। ए. ये ऐसी नीतियों का एक संग्रह है जो कर कटौती, विनियमन, घरेलू खर्च में कटौती और मुद्रास्फीति नियंत्रण पर केंद्रित होती है। बी.
ये ऐसी नीतियों का एक संग्रह है जो राहत उपायों, बुनियादी ढांचे में सुधार और सुरक्षा जाल के विस्तार को प्राथमिकता देता है। उच्च आय वाले व्यक्तियों और निगमों को करों में अधिक भुगतान करना पड़ता है। सी, ये नीतियों का एक ऐसा संयोजन है जो व्यापार संरक्षणवाद, आव्रजन प्रतिबंध और वैश्विक अलगाववाद पर जोर देता है। डी, ये वैश्विक संपत्ति कर पर आधारित नीतियों का एक ऐसा संग्रह है जो पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक निष्पक्षता और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देता है। सही उत्तर बी, ये ऐसी नीतियों का एक संग्रह है जो राहत उपायों, बुनियादी ढांचे में सुधार और सुरक्षा जाल के विस्तार को प्राथमिकता देता है। उच्च आय वाले व्यक्तियों और निगमों को करों में अधिक भुगतान करना पड़ता है। उत्तर व्याख्या सहित। बिडनोमिक्स रिगनोमिक्स पर एक वर्ड प्ले है जो रीगन प्रशासन की आर्थिक नीतियों का उपनाम है, जिसमें 4 स्तंभों पर जोर दिया गया है: कर में कटौती, विनियमन, घरेलू खर्च में कटौती और मुद्रास्फीति में कमी। प्रश्न 10। हाल ही में होयसेल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी गोवा। सही उत्तर सी कर्नाटक। उत्तर व्याख्या सहित। कर्नाटक स्थित होयसेल के पवित्र मंदिर समूह बेलूर हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही भारत में यूनेस्को विश्व धरोहरों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। होयसल मंदिर 12वीं 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी थी। पृष्ठ संख्या 144। प्रश्न 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दंड संहिता आईपीसी निष्पक्ष सुनवाई, सजा और अपील के लिए नियम और दिशा निर्देश स्थापित करता है। 2. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी आपराधिक कार्यों और उनके अनुरूप दंड को परिभाषित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर डी, ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर व्याख्या सहित। भारतीय दंड संहिता आईपीसी व्यापक रूप से आपराधिक कार्यों और उनके संबंधित दंडों की रूपरेखा तैयार करती है, जिससे वास्तविक आपराधिक कानून बनता है जो विभिन्न प्रकार के अपराधों को समाहित करता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी आपराधिक अपराधों की जांच, परीक्षण और सजा में शामिल प्रक्रियाओं को चित्रित करती है। प्रश्न 12। दुनिया भर में निम्नलिखित प्रायद्वीपों पर विचार कीजिए। 1. कमचटका प्रायद्वीप, 2. आइबेरियन प्रायद्वीप, 3. डेक्कन प्रायद्वीप, 4. लेब्राडोर प्रायद्वीप। ऊपर दिए गए प्रायद्वीपों को पश्चिम से पूर्व तक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 4 3 2, डी 1 4 2 3। सही उत्तर ए 1 2 3 4। उत्तर व्याख्या सहित। कमचटका प्रायद्वीप रूसी सुदूर पूर्व में स्थित है, जो प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। ये पश्चिम में ओखोटस्क सागर, पूर्व में बेरिंग सागर और दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। कमचटका प्रायद्वीप अपनी ज्वालामुखी गतिविधि और विविध पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। आइबेरियन प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित है और 2 देशों स्पेन और पुर्तगाल द्वारा साझा किया जाता है। यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। पायरेनीज पर्वत उत्तर में आइबेरियन प्रायद्वीप और शेष यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। जिब्राल्टर जलसंधि इसे उत्तरी अफ्रीका से दक्षिण तक अलग करती है। डेक्कन प्रायद्वीप दक्षिण भारत में एक बड़ा भूभाग है जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा शेष भारतीय उपमहाद्वीप से अलग किया गया है। यह पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार प्रायद्वीप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। लेब्राडोर प्रायद्वीप पूर्वी कनाडा में स्थित है और बड़े लेब्राडोर क्षेत्र का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रांत में है।
ये पूर्व में लेब्राडोर सागर, पश्चिम में हडसन की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में क्यूबेक मुख्य भूमि से घिरा है। प्रश्न 13। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कैंसर। 1. रेटिनोब्लास्टोमा, अंग प्रभावित प्रणालियां, आंखें। कैंसर। मेसोथेलियोमा, अंग प्रभावित प्रणालियां, फेफड़े। कैंसर। सारकोमा, अंग प्रभावित प्रणालियां, हड्डियां और मांसपेशियां। कैंसर। लिम्फोमा, अंग प्रभावित प्रणालियां, प्रतिरक्षा प्रणाली। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक युग्म, बी. केवल 2 युग्म, सी. सभी 3 युग्म, डी. सभी 4 युग्म। सही उत्तर डी. सभी 4 युग्म। प्रश्न 14। भारत 5G पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए. संचार मंत्रालय, बी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी. आयुष मंत्रालय। सही उत्तर ए. संचार मंत्रालय। उत्तर व्याख्या सहित। हाल ही में भारत टेलीकॉम 2024 के दौरान भारत 5G पोर्टल का अनावरण किया है। ये व्यापक मंच 5G और 6G से संबंधित सभी चीजों के लिए वन स्टॉप समाधान है, जो 5G, 6G, IPR और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे डोमेन में स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षाविदों को सेवाएं प्रदान करता है। प्रश्न 15। जेंटू पेंगुइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में 45 और 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। 2. इसे IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर सी. 1 और 2 दोनों। उत्तर व्याख्या सहित। हाल ही में एक फोटोग्राफर ने चिली अंटार्कटिका क्षेत्र में एक अत्यंत दुर्लभ सफेद जेंटू पेंगुइन देखा है। ये विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में 45 और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। जेंटू पेंगुइन और अन्य पेंगुइन प्रजातियों के बीच मुख्य अंतर उनके सिर के निशान है। जेंटूज की आंखों के चारों ओर 2 सफेद वेजेस होते हैं, जो उनके सिर के शीर्ष पर एक मध्यम आकार की रेखा से जुड़े होते हैं। इसे IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। प्रश्न 16। निम्नलिखित समुद्रों पर विचार कीजिए। 1. श्वेत सागर, 2. काला सागर, 3. पीला सागर, 4. लाल सागर। ऊपर दिए गए समुद्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. 1 2 3 4, बी. 4 3 2 1, सी. 1 3 2 4, डी. 1 4 2 3। सही उत्तर बी. 4 3 2 1। प्रश्न 17। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI का संस्थापक सदस्य है। 2. GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का विषय सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में जिम्मेदार AI को आगे बढ़ाना है। 3. विभिन्न हितधारकों को शामिल करने वाली ये सहयोगी AI पहल AI सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को दूर करने का प्रयास करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. 1 2 3, डी. कोई भी नहीं। सही उत्तर सी. 1 2 3। उत्तर व्याख्या सहित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वैश्विक भागीदारी है। इसे 15 सदस्य देशों ने एक साथ जून 2020 में लॉन्च किया था। संस्थापक सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्लोवेनिया, UK, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है एवं कथन 3 सही है। अनुसंधान संगोष्ठी, जिसका विषय सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में जिम्मेदार AI को आगे बढ़ाना है, का उद्देश्य वैश्विक AI विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और चिकित्सकों को एकजुट करना है।
ये GPAI के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित जिम्मेदार AI को बढ़ावा देने वाले कार्यवाही योग्य अनुसंधान प्रस्तुत करने का एक अवसर है। प्रश्न 18, निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। ये एक मुगल कालीन किला है जो महाराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण कराया था। ये 48 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी दीवारें 29 फीट ऊंची और 12 फीट मोटी हैं, जो 2 मील तक फैली हुई हैं। किले के भीतर मराठा राजा के हाथ और पदचिन्ह अंकित हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस किले को संदर्भित करता है? ए. पुरंदर किला, बी. सिंधुदुर्ग किला, सी. चापन किला, डी. राजगढ़ किला। सही उत्तर बी. सिंधुदुर्ग किला। उत्तर व्याख्या सहित भारतीय नौसेना ने अपनी परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में एक विशाल ऑपरेशनल प्रदर्शन किया। ये एक मध्ययुगीन किला है जो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर पर स्थित है। ये गढ़ मुंबई से 450 मील दक्षिण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग जिले के मालवण शहर के किनारे कुर्ते द्वीप पर स्थित है। मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले का निर्माण कराया था। किले का निर्माण 1664 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 3 वर्ष लगे। यह 48 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी किलेदार दीवारें 29 फीट ऊंची और 12 फीट मोटी हैं और 2 मील तक फैली हुई हैं। प्रश्न 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजातीय समुदाय सोलिगा, मूल राज्य कर्नाटक। जनजातीय समुदाय बेट्टा कुरुम्बा, मूल राज्य आंध्र प्रदेश। जनजातीय समुदाय पनिया, मूल राज्य मध्य प्रदेश। उपर्युक्त दिए गए युग्मों में से कितने सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. 1, 2, 3, डी. कोई भी नहीं। सही उत्तर ए. केवल 1। उत्तर व्याख्या सहित सोलिगा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित BR हिल्स की प्रमुख स्वदेशी जनजाति है। सोलिगास ने अर्ध खानाबदोश जीवन व्यतीत किया है और स्थानांतरीय खेती में लगे हुए थे। बेट्टा कुरुम्बा जनजाति कई जातीय समूहों में से एक है जो दक्षिणी भारत के नीलगिरी वायनाड क्षेत्र में रहते हैं। उनकी घरेलू सीमा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों तक फैली हुई है। केरल के वायनाड में सबसे बड़ी आबादी पनियार जनजाति की है, जिसे पनियान के नाम से भी जाना जाता है। वे केरल के वायनाड, कुन्नूर, कोझिकोड और मल्लपुरम जिलों और कर्नाटक के कुर्ग और तमिलनाडु के नीलगिरी के निकटवर्ती जिलों में पाए जाते हैं। पनिया शब्द का मूलतः अर्थ है कोई व्यक्ति जो काम करता है या श्रमिक, अतः केवल युग्म 1 ही सही सुमेलित है। प्रश्न 20, चक्रवात मिचोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जिसकी दिशा पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर थी। 2. मिचोंग म्यांमार द्वारा दिए गए सुझाव के बाद रखा गया नाम है जिसका अर्थ है ताकत और लचीलापन। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर सी. 1 और 2 दोनों। उत्तर व्याख्या सहित चक्रवात मिचोंग एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जिसकी दिशा पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर थी। माईचोंग का नाम म्यांमार द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर रखा गया है। इसका अर्थ है ताकत और लचीलापन। प्रश्न 21, डॉलर व रुपया स्वैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डॉलर रुपए की बिक्री व खरीद स्वैप में रिजर्व बैंक रुपए के बदले अमेरिकी डॉलर बेचता है और कुछ वर्षों के बाद बैंकों से डॉलर खरीदने का वादा नहीं करता। 2. केवल अधिकृत डीलर AD श्रेणी 2 बैंक ही इस नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र संस्थाएं हैं। 3. ये एक स्वदेशी मुद्रा उपकरण है जो तरलता प्रबंधन में मदद करता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. सभी 3, D. कोई भी नहीं। सही उत्तर D. कोई भी नहीं।
उत्तर व्याख्या सहित। ये एक विदेशी मुद्रा उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई द्वारा आईएनआर के बदले यूएसडी बेचने के लिए किया जाता है और कुछ वर्षों के बाद बैंकों से डॉलर खरीदने का वादा किया जाता है। केवल अधिकृत डीलर एडी श्रेणी 1 बैंक ही यूएसडी व आईएनआर सेल बॉय स्वैप की नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र संस्थाएं होंगी। प्रश्न 22। हाल ही में कच्चा तीवू नाम का द्वीप चर्चा में था। ये द्वीप निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? ए. पाक जल डमरू मध्य, बी. श्रीलंका जल डमरू मध्य, सी. सुंडा जल डमरू मध्य, डी. म्यांमार जल डमरू मध्य। सही उत्तर ए. पाक जल डमरू मध्य। उत्तर व्याख्या सहित। कच्चा तीवू पाक जल डमरू मध्य में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। ये द्वीप नेदुन थीवू श्रीलंका और रामेश्वरम भारत के बीच स्थित है। 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाक जल डमरू मध्य में समुद्री सीमाओं को हल करने के उद्देश्य से भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौते के तहत कच्चा तीवू को श्रीलंकाई क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया। प्रश्न 23। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? ए. हरियाणा, बी. मध्य प्रदेश, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर बी. मध्य प्रदेश। उत्तर व्याख्या सहित। हॉकी मध्य प्रदेश ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीत ली। वहीं हरियाणा की टीम ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश की ओर से श्रेयस धूपे 17-46, मोहम्मद कौनैन दाड 25 और अली अहमद 52 ने गोल किए। प्रश्न 24। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पृष्ठ संख्या 145। ए. वीर सावरकर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, बी. पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, सी. नेताजी मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, डी. राष्ट्रीय मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। सही उत्तर बी. पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। उत्तर व्याख्या सहित। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी NMML नई दिल्ली का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। पीएम मोदी ने 2016 में 3 मूर्ति परिसर नई दिल्ली में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित कर एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था। प्रश्न 25। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। 2. इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए केवल 1, कूट बी 1 तथा 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर बी 1 तथा 2 दोनों। उत्तर व्याख्या सहित। शक गुजरात, काठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा पर शासन करते थे। इन शकों का उच्छेद कर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित करना चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चंद्रगुप्त की शक विजय का प्रबल प्रमाण उसकी रजत मुद्राएं हैं। उसके शक महाक्षत्रपों को जीतने के बाद विजित क्षेत्रों में पुरानी शक मुद्राओं के अनुकरण पर रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। इन रजत मुद्राओं के मुख भाग पर राजा की ओर पृष्ठभाग पर गरुड़ की आकृति उत्कीर्ण है तथा परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, श्री गुप्त कुलस्य महाराजाधिराज श्री गुप्त विक्रमांकाय लेख मिलते हैं। जहां तक चांदी के सिक्कों का प्रश्न है, समुद्रगुप्त के काल में हम नहीं पाते हैं। चांदी के सिक्कों का प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, जिनका वनज लगभग 33 से 2631 ग्रेन तक का है। कुमारगुप्त प्रथम के काल के रजत सिक्के काठियावाड़, गुजरात, वल्लभी, जूनागढ़, अहमदाबाद एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलते हैं। गिरनार प्रशस्ति के अनुसार स्कंदगुप्त ने भी रजत सिक्के चलाए थे।
बुद्ध गुप्तकालीन चांदी के सिक्के 33 से 36.5 तक के काशी आदि क्षेत्रों से पाए गए हैं। प्रश्न 26। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? 1. भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। 3. संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर बी. केवल 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। भारत सचिव लॉर्ड बर्केन हेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग सहित लगभग 29 दलों के समर्थन में समिति ने 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव नहीं था, अपितु भारत को अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रश्न 27। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? विकल्प ए. वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, विकल्प बी. सी. राजगोपालाचारी, विकल्प सी. के. कामराज, विकल्प डी. एनी बेसेंट। सही उत्तर विकल्प बी. सी. राजगोपालाचारी। उत्तर व्याख्या सहित। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी. राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। उन्होंने अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर नमक सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लॉपिएरे, फ्रीडम एट मिडनाइट। बी. दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। सी. के. अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। डी. मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। सही उत्तर सी. के. अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। उत्तर व्याख्या सहित। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया हैं। प्रश्न 29। मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 1. अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 2. अकबर ने 1575 में जजिया कर को पुनः लागू किया। 3. अकबर ने 1579 व 1580 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया। 4. औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। ऊपर दिए गए वक्तव्यों में से कौन से सही हैं? ए. 1, 2, बी. 1, 2, 3, सी. 1, 2, 3, 4, डी. 1, 4। सही उत्तर सी. 1, 2, 3, 4। उत्तर व्याख्या सहित। मार्च 1564 ईस्वी में अकबर ने सभी गैर मुसलमानों को जजिया कर से मुक्त कर दिया था, जो उनकी आय के अनुसार लिया जाता था। इसके बदले में राज्य की ओर से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने पुनः जजिया कर हिंदुओं पर लगा दिया, लेकिन कुछ समय बाद 1579-1580 में पुनः जजिया को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने भी गैर मुसलमानों पर 1679 ईस्वी में जजिया कर लगा दिया था। प्रश्न 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 विदेशी यात्री अब्दुर रज़ाक। सूची 2 शासक अकबर। सूची 1 इब्न बतूता। सूची 2 मुहम्मद बिन तुगलक। सूची 1 सिंधी अली रईस। सूची 2 जहांगीर। सूची 1 विलियम फिंच। सूची 2 देवराय द्वितीय। कूट ए अब्दुर रज़ाक, देवराय द्वितीय, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, सिंधी अली रईस, जहांगीर, विलियम फिंच, अकबर। कूट बी अब्दुर रज़ाक, जहांगीर, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, सिंधी अली रईस, देवराय द्वितीय, विलियम फिंच, अकबर। कूट सी अब्दुर रज़ाक, जहांगीर, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक,
सिंधी अली रईस अकबर, विलियम फिंच देवराय द्वितीय, कूट डी, अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, सिंधी अली रईस अकबर, विलियम फिंच जहांगीर। सही उत्तर कूट डी, ये सही सुमेल है। प्रश्न 31, नाथ मुनि ने आलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? ए. पेरिये पुराणम, बी. तिरुमुरे, सी. नलवीर दिव्य प्रबंधन, डी. तिरुतोंडल तिरुवनंतति। सही उत्तर सी. नलवीर दिव्य प्रबंधन। उत्तर व्याख्या सहित। नलवीर दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किया। ध्यातव्य है कि मदुरा में तमिल कवियों के संगम का सर्वप्रथम उल्लेख इरैयनार अनुपोरुल भाष्प की भूमिका में मिलता है। प्रश्न 32, मैडम भीकाजी कामा द्वारा वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किस स्थान से प्रकाशित किया गया था? ए. पेरिस, बी. बर्लिन, सी. वैंकूवर, डी. नटाल। सही उत्तर ए. पेरिस। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? ए. आगा मेहदी हुसैन, बी. आर.सी. जौहरी, सी. ईश्वरी प्रसाद, डी. शफात अहमद खान। सही उत्तर सी. ईश्वरी प्रसाद। उत्तर व्याख्या सहित। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था, बल्कि वो दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य एवं शिक्षित शासक था। प्रश्न 34, राधाकृष्ण आयोग द्वारा शिक्षा के विकास के लिए कौन सी सिफारिश की गई थी? निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ए. विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्ष का अध्ययन अनिवार्य हो, बी. विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए, सी. शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 35, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे कौन सी उत्साहवर्धक नेता थीं? ए. दुर्गाबाई देशमुख, बी. मार्गरेट कुसिन्स, सी. मैडम कामा, डी. मुथुलक्ष्मी रेड्डी। सही उत्तर बी. मार्गरेट कुसिन्स। उत्तर व्याख्या सहित। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। इसके पीछे मार्गरेट कुसिन्स उत्साहवर्धक नेता थी। इस संगठन ने लंबे समय तक प्रयास करके महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई। प्रश्न 36, धर्म तथा वृत्त भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धर्म व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 2. ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर सी. एक और दो दोनों। उत्तर व्याख्या सहित। ऋग्वेद में धर्म शब्द विधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका संबंध नैतिकता से है। धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। ऋत का अर्थ विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना जाता है। ऋत का अर्थ है सत्य तथा अविनाशी सत्ता। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ए. स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, बी. दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, सी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, डी. सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। सही उत्तर बी. दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। उत्तर व्याख्या सहित। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में हुई। दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण का लेखन 1858-1859। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ का लेखन 1882। सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता 1863। प्रश्न 38, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। 2. लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। 3. भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। पृष्ठ संख्या 146। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1 और 3, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर बी. केवल 1 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का न केवल समर्थन किया बल्कि भारतीयों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहन किया। इसी कारण उन्हें भर्ती वाला सर्जेंट भी अभिहित किया जाता है। प्रश्न 39। भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। 2. बाराबार की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई थीं। 3. एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर बी. केवल 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। बाराबार की शैल गुफाएं। बाराबार पहाड़ियों पर 4 गुफाएं हैं। कारण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। सुदामा एवं लोमस ऋषि गुफाएं भारतीय वास्तुशास्त्र के प्राचीनतम उदाहरण हैं जो मौर्य काल की ओर संकेत करते हैं। एलोरा गुफाएं। अजंता एलोरा गुफाओं का एक भाग एलोरा, जिसे स्थानीय भाषा में वेरुल लेनी भी कहते हैं, ये औरंगाबाद 40 गांव मार्ग पर उत्तर पश्चिमी औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हिंदुओं एवं जैनों के कई मंदिर तथा बौद्ध गुफाएं हैं। प्रश्न 40। अनम बहु कुर्वित तद व्रतम, अर्थात अधिक अन्न उत्पन्न करें, यही हमारा व्रत होना चाहिए। यह उल्लेख किस ग्रंथ में है? ए. शतपथ ब्राह्मण, बी. तैत्तिरीय उपनिषद, सी. ऐतरेय ब्राह्मण, डी. छांदोग्य उपनिषद। सही उत्तर ए. शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुगल काल में पहाड़ी मिर्च, कैप्सिकम्स अथवा मिर्च, चिलीज के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। 2. 17वीं शताब्दी के अंत तक भारत में तंबाकू के धूम्रपान की आम जनता की आदत बन चुकी थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर बी. केवल 2। प्रश्न 42। निम्नलिखित में से किसने 1945 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब में मंत्रिपरिषद का गठन किया? ए. फजलुल हक, बी. सिकंदर हयात खां, सी. खिज्र हयात खां, डी. लियाकत अली खां। सही उत्तर सी. खिज्र हयात खां। प्रश्न 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सर तेज बहादुर सप्रू ने तथा सर मोहम्मद शफी ने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। 2. महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर बी. केवल 2। उत्तर व्याख्या सहित। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भारती अम्बेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन को 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया। सर तेज बहादुर सप्रू तथा सर मोहम्मद शफी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। सर तेज बहादुर सप्रू तथा मोहम्मद शफी क्रमशः इंडियन लिबरल फेडरेशन एवं मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्चे पर हिस्सा लिया था। प्रश्न 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत तथा पेबोस, सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। 2. बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर डी. ना तो एक और ना ही दो। उत्तर व्याख्या सहित। सिजदा, दंडवत तथा पेबोस सम्राट के पैर चूमना जो एक ईरानी परंपरा थी की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियात्रत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। उसने स्वयं को अफरासियाव का वंशज घोषित किया एवं नौरोज त्योहार का प्रारंभ किया। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक पृथक सैन्य विभाग का गठन किया। उसकी नीति लौह एवं रक्त पर आधारित थी। चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्के का मानकीकरण किया। प्रश्न 45। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर, नामचा बरवा पर्वत गढ़वाल हिमालय। शिखर नंदा देवी पर्वत कुमाऊं हिमालय। शिखर नोकरेक पर्वत सिक्किम हिमालय। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए. 1 और 2, बी. केवल 2, सी. 1 और 3, डी. केवल 3। सही उत्तर बी. केवल 2। उत्तर व्याख्या सहित। नंदा देवी चोटियां कुमायूं हिमालय का भाग है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारवा चोटी तक विस्तृत है, जबकि नामचा बारवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है। प्रश्न 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। 2. मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपिर पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर ए. केवल एक। उत्तर व्याख्या सहित। अंडमान निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुंगास, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगरमच्छ, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपिर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मलाबार क्षेत्र में। प्रश्न 47। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा ए. बढ़ती है, बी. घटती है, सी. स्थिर रहती है, डी. बढ़ सकती है या घट सकती है। सही उत्तर बी. घटती है। उत्तर व्याख्या सहित। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। प्रश्न 48। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए. हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण आर. हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ए गलत है और आर सही है। बी. ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है। सी. ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि नहीं करता है। डी. ए सही है और आर गलत है। सही उत्तर बी. ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है। उत्तर व्याख्या सहित। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है।
हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की पुष्टि भी करता है। प्रश्न 49, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र 1 भीतरकनिका ओडिशा, जिसके लिए जाने जाते हैं लवण जल मगर। 2 मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग। 3 एराविकुलम केरल, हुलुक गिबन। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर बी केवल 1 और 2। उत्तर व्याख्या सहित। भीतरकनिका ओडिशा में लवण जल मगर तथा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में हुलुक गिबन पाए जाते हैं। प्रश्न 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। 2 उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर सी 1 और 2 दोनों। उत्तर व्याख्या सहित। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। प्रश्न 51, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए एल्यूमिनियम, बी क्रोमियम, सी लौह, डी सिलिकॉन। सही उत्तर सी लौह। उत्तर व्याख्या सहित। पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड इनर कोर एवं प्रावार मेंटल के मध्य लौह और निकल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत होती है, जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं। पृष्ठ संख्या 147। प्रश्न 52, ज्वालामुखी उद्गार वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं? ए बाल्टिक सागर में, बी काला सागर में, सी कैरिबियन सागर में, डी कैस्पियन सागर में। सही उत्तर ए बाल्टिक सागर में। उत्तर व्याख्या सहित। ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है। उपर्युक्त विकल्पों में बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर प्लेटों के किनारों से संबंधित हैं। अतः स्पष्ट है कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। प्रश्न 53, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान पंढरपुर नदी चंद्रभागा। प्रसिद्ध स्थान तिरुचिरापल्ली नदी कावेरी। प्रसिद्ध स्थान हम्पी नदी मालप्रभा। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 1 और 2। उत्तर व्याख्या सहित। पंढरपुर महाराष्ट्र के शोलपुर जनपद में चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। यहाँ कावेरी की 2 धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंगम है। हम्पी कर्नाटक के वेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 54, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 झील, सूची 2 अवस्थिति। सूची 1 साला झील, सूची 2 अरुणाचल प्रदेश, सूची 1 बड़खल झील, सूची 2 हरियाणा, सूची 1 लोकटक झील, सूची 2 मणिपुर, सूची 1 कालीवेली झील, सूची 2 तमिलनाडु। कूट ए साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु। कूट बी
साला झील हरियाणा, बड़कल झील अरुणाचल प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु। कूट सी, साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील मणिपुर, लोकटक झील हरियाणा, कालीवेली झील तमिलनाडु। कूट डी, साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़कल झील तमिलनाडु, लोकटक झील हरियाणा, कालीवेली झील मणिपुर। सही उत्तर कूट ए। सही सुमेलन इस प्रकार है: साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु। प्रश्न 55। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। 1. महादेव पर्वत श्रृंखला, 2. मैकाल पर्वत श्रृंखला, 3. छोटा नागपुर पठार, 4. खासी की पहाड़ियां। उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 2 3 4 1, डी 1 3 2 4। सही उत्तर डी 1 3 2 4। उत्तर व्याख्या सहित दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है: महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खासी की पहाड़ियां। महादेव एवं मैकाले पर्वत श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। प्रश्न 56। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां एवं क्षेत्र। पहाड़ियां काडमिम पहाड़ियां, क्षेत्र कोरोमंडल तट। पहाड़ियां कैमूर पहाड़ियां, क्षेत्र कोंकण तट। पहाड़ियां महादेव पहाड़ियां, क्षेत्र मध्य भारत। पहाड़ियां मिकिर पहाड़ियां, क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 2 और 4। सही उत्तर सी 3 और 4। काडमिम पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिमी तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में हैं और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर के असम प्रांत में हैं। प्रश्न 57। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। 2. द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। इनमें से सही कथन है: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर सी 1 तथा 2 दोनों। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संघटकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। 1. स्वपोषी संघटक, 2. परपोषित संघटक। स्वपोषी संघटक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ये प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। प्रश्न 58। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। 2. खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। 3. खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती हैं निदर्शन करती हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1 2 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। उत्तर व्याख्या सहित पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रश्न 59। किन्हीं कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? 1.
कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2. कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। 3. इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर सी, केवल 1 और 3। प्रश्न 60। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? 1. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, 2. पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, 3. सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, 4. वायनाड वन्य जीव अभयारण्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 3 और 4, सी. केवल 1, 3 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर सी, केवल 1, 3 और 4। उत्तर व्याख्या सहित। कर्नाटक का नागरहोल वन्य जीव अभयारण्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ झुंडों में एशियाई हाथी देखे जा सकते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले के पूर्वी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र और बाघ अभयारण्य है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य वायनाड पठार के एक भाग पर स्थित है और ये केरल का प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये स्थान दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पशु पक्षी अभयारण्यों में से एक है। प्रश्न 61। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? 1. ऊंचे व घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। 2. बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व होना। 3. अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर डी, 1, 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विषुवतीय वन मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे व चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं। वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है। प्रश्न 62। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्थान। ए. अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, अवस्थिति नैरोबी। बी. भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल। सी. केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, बांदा। डी. टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। सही उत्तर सी, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, बांदा। उत्तर व्याख्या सहित। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना 8 मई 1988 को की गई थी। प्रश्न 63। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? ए. उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। बी. उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सी. उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन। डी. घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। सही उत्तर ए. उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उत्तर व्याख्या सहित। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न 64। केरल का कुट्टूनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ए. मीठे पानी की झील के लिए। बी. भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। सी. एक प्रवाल द्वीप के लिए। डी. भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। सही उत्तर बी. भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। उत्तर व्याख्या सहित। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा
कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। प्रश्न 65। 25वें संशोधन अधिनियम 1971 ने प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39B या C में निहित निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है? ए. अनुच्छेद 15, 20 और 32, बी. अनुच्छेद 16, 18 और 29, सी. अनुच्छेद 14, 19 और 31, डी. अनुच्छेद 19, 24 और 26। सही उत्तर सी. अनुच्छेद 14, 19 और 31। उत्तर व्याख्या सहित। 1971 के 25वें संवैधानिक संशोधन में प्रावधान है कि अनुच्छेद 39B या C में निहित निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। पृष्ठ संख्या 148। प्रश्न 66। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। बी. इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था। सी. राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। डी. इसके 1/3 सदस्य हर वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सही उत्तर डी. इसके 1/3 सदस्य हर वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। उत्तर व्याख्या सहित। चौथा कथन गलत है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। इसका पहली बार विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। प्रश्न 67। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1. भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है, जिनकी तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी पत्राचार है। 2. चैत्र शुक्ल, जिस पर नया वर्ष शुरू होता है, हर वर्ष 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। 3. एक लीप वर्ष में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के शुरुआती 6 महीने 31 दिनों के हैं। इनमें से कौन सा सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. 1, 2 और 3, सी. केवल 2 और 3, डी. केवल 1 और 3। सही उत्तर 1, 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है, जिनकी तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी पत्राचार है। चैत्र शुक्ल, जिस पर नया वर्ष शुरू होता है, हर वर्ष 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। एक लीप वर्ष में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के शुरुआती 6 महीने 31 दिनों के हैं। प्रश्न 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का संविधान मंत्रियों को 4 रैंकों में वर्गीकृत करता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री। 2. प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. दोनों 1 और 2, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर बी. केवल 2। प्रश्न 69। सरकार की सभी शक्तियां और सभी प्राधिकरण विधायी, कार्यकारी और न्यायिक लोगों से व्युत्पन्न होते हैं और इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या उसके तहत स्थापित संगठनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रमंडल में किया जाएगा। उपर्युक्त लेख निम्नलिखित में से लिया गया है, जिसे कुछ विद्वानों द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल का संविधान कहा गया है। ए. नेहरू रिपोर्ट, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. वैकल्पिक प्रस्ताव, डी. 1924 में स्वराज पार्टी के प्रस्ताव। सही उत्तर ए. नेहरू रिपोर्ट। उत्तर व्याख्या सहित। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत ये रिपोर्ट ब्रितानी सरकार के भारतीयों के एक संविधान बनाने के अयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया सशक्त प्रत्युत्तर था। प्रश्न 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 रैंकों में वर्गीकृत करता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री। 2, प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, दोनों 1 और 2, डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर बी, केवल 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वो ए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, बी, संघ की कार्यकारी शक्तियों को किसी भी राज्य में विस्तारित करने की अनुमति दें, सी, घोषित करें कि किसी राज्य की विधायिका की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके अधीन प्रयोग की जा सकती हैं, डी, संसद को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने की अनुमति दें। सही उत्तर ए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। उत्तर व्याख्या सहित भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। प्रश्न 72, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? ए, मणिपुर में, बी, जम्मू कश्मीर में, सी, पंजाब में, डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। सही उत्तर डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। उत्तर व्याख्या सहित AFSPA 11 दिसंबर 1958 को प्रभावी हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में लगा। प्रश्न 73, BG वर्गीस समिति 1977 में किससे संबंधित है? ए, दल बदल विरोध, बी, पंचायती राज अधिनियम, सी, प्रसार भारती अधिनियम, डी, केंद्र राज्य संबंध। सही उत्तर सी, प्रसार भारती अधिनियम। उत्तर व्याख्या सहित BG वर्गीस समिति 1977 में प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है। प्रश्न 74, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। 1, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। 2, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। 3, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। 4, अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। इनमें कौन सा मिलान सही है? ए, 1 और 3, बी, 1, 2 और 4, सी, 1, 2 और 3, डी, ये सभी। सही उत्तर सी, 1, 2 और 3। उत्तर व्याख्या सहित अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। प्रश्न 75, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? ए, गृह मंत्रालय, बी, विदेश मंत्रालय, सी, भारतीय मानक ब्यूरो, डी, सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर सी, भारतीय मानक ब्यूरो। उत्तर व्याख्या सहित भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रभारी है। ये भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। ये उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। प्रश्न 76, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ए, 1959, बी, 1961, सी, 1965, डी, 1963। सही उत्तर डी, 1963। उत्तर व्याख्या सहित मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया। प्रश्न 77, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ए, 2, बी, 3, सी, 6, डी, 5। सही उत्तर सी, 6। भारत के निम्नलिखित 6 राष्ट्रपतियों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है: सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर VV गिरी, प्रणब मुखर्जी। प्रश्न 78, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1,
करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना। 2. सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना। 3. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। उपर्युक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ए. आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति। बी. राष्ट्रीय विकास आयोग। सी. वित्त आयोग। डी. योजना आयोग। सही उत्तर सी. वित्त आयोग। उत्तर व्याख्या सहित। ये सभी वित्त आयोग के कार्य हैं। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई। प्रश्न 79। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? ए. राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। बी. कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। सी. उपर्युक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। पृष्ठ संख्या 149। उत्तर व्याख्या सहित। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना तथा उपर्युक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये सभी हैं। प्रश्न 80। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? ए. दोहरी नागरिकता। बी. संविधान की सर्वोच्चता। सी. परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण। डी. संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार। सही उत्तर ए. दोहरी नागरिकता। प्रश्न 81। 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। ए. युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय। बी. युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति। सी. युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। डी. केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति। सही उत्तर सी. युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। उत्तर व्याख्या सहित। 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 82। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वो निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? ए. सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बी. सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। सी. हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। डी. हाई कोर्ट का न्यायाधीश। सही उत्तर बी. सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। उत्तर व्याख्या सहित। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश की योग्यता धारित करता हो। प्रश्न 83। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता सत्य नहीं है। प्रश्न 84। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया? ए. मौलिक अधिकार। बी. राज्य के नीति निदेशक तत्व। सी. मूल कर्तव्य। डी. प्रस्तावना। सही उत्तर डी. प्रस्तावना। उत्तर व्याख्या सहित। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। प्रश्न 85। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ए. भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। बी. लोक लेखे पब्लिक अकाउंट में। सी. भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। डी. निक्षेप तथा अग्रिम निधि डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड में। सही उत्तर सी. भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उत्तर व्याख्या सहित। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद
में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है संचित निधि में डाल दिया जाता है। सरकार को प्राप्त सभी प्रकार की आय यथाकर करेत्तर आय, ऋण प्राप्तियां आदि इसमें शामिल की जाती हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं। प्रश्न 86। लेखानुमोदन, वोट एंड अकाउंट और अंतरिम बजट, इंटरिम बजट के बीच क्या अंतर है? 1. स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। 2. लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा व कौन से कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर B. केवल 2। प्रश्न 87। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे से जाने में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक साबित हो सकता है? 1. स्व सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहन देना। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना। 3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1, B. केवल 1 और 2, C. केवल 2 और 3, D. 1, 2 और 3। सही उत्तर D. 1, 2 और 3। प्रश्न 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। 2. मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर A. केवल 1। उत्तर व्याख्या सहित। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने से मृदा का वास्तविक मूल्य गिर जाता है, जिसका लाभ ऋणियों को मिलता है। प्रश्न 89। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? A. सोलो मॉडल, B. लेविस मॉडल, C. वकील और ब्रह्मानंद मॉडल, D. टोड्रो मॉडल। सही उत्तर D. टोड्रो मॉडल। प्रश्न 90। फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? A. कर और मुद्रास्फीति, B. मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, C. मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग, D. उत्पादन का मूल्य और लागत। सही उत्तर B. मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। उत्तर व्याख्या सहित। फिलिप्स वक्र मौद्रिक मजदूरी दर की वृद्धि तथा बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध बताता है। फिलिप्स वक्र के अनुसार A. मजदूरी स्थायित्व के लिए 5.5% बेरोजगारी आवश्यक है। B. कीमत स्थायित्व के लिए 2.5% बेरोजगारी आवश्यक है। प्रश्न 91। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NARCL को कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। 2. इसे रिजर्व बैंक द्वारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में लाइसेंस दिया गया है। 3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान NARCL की न्यूनतम 51% इक्विटी शेयर रखते हैं। 4. 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कुल सुरक्षित बकाया जोखिम के साथ NARCL शुरू में लगभग 2 लाख रुपए करोड़ के NPA का अधिग्रहण करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? A. केवल 1 और 4, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1, 2 और 3, D. 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर D. 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न 92। दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग। A. अनंत इन्फिनिटी होगा, B. अपरिवर्तित होगा, C. उसमें गिरावट होगी मगर वो धनात्मक बना रहेगा, D. 0 0 होगा। सही उत्तर D. 0 0 होगा। उत्तर व्याख्या सहित। अल्पकाल में उपभोग में स्थायी एवं अस्थायी तत्व दोनों उपस्थित रहते हैं और दीर्घकाल में अस्थायी तत्व समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न 93।
आयुष्मान भारत योजना से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1. ये कार्यक्रम देश के निर्धनतम लोगों को सहायता करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है। 2. इससे देश में 90% जनसंख्या को लाभ मिलेगा। 3. ये योजना अस्पताल में भर्ती होने के द्वितीयक और तृतीयक स्तर को कवर करेगी। 4. इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा और योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी व निजी अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। पृष्ठ संख्या 150। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर ए केवल 1 और 3। उत्तर व्याख्या सहित। आयुष्मान भारत योजना देश के निर्धनतम लोगों की सहायता करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इससे देश के 40% जनसंख्या को लाभ मिलेगा। ये योजना अस्पताल में भर्ती होने के द्वितीयक और तृतीयक स्तर को कवर करेगी। इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा और योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी व निजी अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। प्रश्न 94। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई है। बी. नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की विवेकाधीन अनुदान स्वीकृत करने की रूपरेखा तैयार करता है। सी. नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक है। डी. नीति आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है। सही उत्तर बी. नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की विवेकाधीन अनुदान स्वीकृत करने की रूपरेखा तैयार करता है। प्रश्न 95। वेंचर कैपिटल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1. ये छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए फंड जुटाने का अहम जरिया है। 2. वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के प्रबंधन में एक्टिव रहते हैं और बतौर अच्छे बैंकर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, प्लानर और मैनेजर्स अपनी विशेषज्ञता समेत क्वालिटी से जुड़ी सलाह देते रहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी ये सभी। सही उत्तर डी ये सभी। शुद्ध निर्यात बराबर होता है ए. निर्यात इंटू आयात, बी. निर्यात प्लस आयात, सी. निर्यात माइनस आयात, डी. केवल सेवाओं का निर्यात। सही उत्तर सी. निर्यात माइनस आयात। प्रश्न 97। लिबोर से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1. लिबोर का मतलब है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। 2. लिबोर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रचलित ब्याज दर है। 3. बैंक जिस ब्याज दर पर एक दूसरे से उधार लेते हैं उसे लिबोर कहते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 3, सी. केवल 2, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर डी. 1, 2 और 3। प्रश्न 98। राजस्व व्यय में शामिल व्यय है। 1. माल और सेवाओं की खपत पर सरकार द्वारा व्यय। 2. कृषि और औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर व्यय। 3. रक्षा और नागरिक प्रशासन पर व्यय। 4. निर्यात और विदेश मामलों पर व्यय। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. 1 और 3, सी. 1, 2 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर सी. 1, 2 और 4। उत्तर व्याख्या सहित। सरकार के खर्च को 2 हिस्सों पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में बांटा जाता है। सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जैसे पुल, सड़क निर्माण। राजस्व व्यय ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे न सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और न ही आय, जैसे वेतन और पेंशन। प्रश्न 99। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। ए. उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। बी. उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को। सी. उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए. उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। प्रश्न 100।
चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा का मुख्य विषय रहे के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। 1. ये बॉन्ड ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रपत्र होंगे। 2. ये बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर महीने में 10 दिनों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होंगे। 3. इन बॉन्डों की समय सीमा 15 दिन की होगी। 4. इन बॉन्डों की रूपरेखा की अधिसूचना 2 जनवरी 2018 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई। कूट ए 1, 2, बी 1, 2, 3, सी 1, 2, 4, डी 1, 2, 3। सही उत्तर डी 1, 2, 3। पृष्ठ संख्या 151। इस पृष्ठ पर प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 152। पृष्ठ संख्या 152 पर प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 153। पृष्ठ संख्या 153 पर उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 154। पृष्ठ संख्या 154 पर प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 155।